प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है ना, इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो पहले तो आपको इन दोनों का मीनिंग समझ लेना चाहिए। तो ये नेचुरल वेजिटेशन किसको कहा जाता है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। देखो, नेचुरल वेजिटेशन हम किसको कहते हैं ना, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे कि मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरे पास का मतलब मेरे घर से जो पहाड़ दिखाई देता है ना, मैंने उस पे एक बात नोटिस की है। क्या बात नोटिस की है कि जब बारिश का मौसम आता है ना, तो वो जो पहाड़ है वो खूब हरा भरा हो जाता है, यानी उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं वो सब उग जाते हैं, पूरे हरे भरे हो जाते हैं। और मैंने एक और बात देखी कि जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो वो अपने आप ही सूख जाते हैं। ठीक है, तो वो जो पहाड़ के ऊपर ये जो वनस्पतियां उग रही हैं, यानी जो वेजिटेशन वहां पे ग्रो कर रहे हैं, क्या उसका बीज ले जाकर के मैंने डाला वहां पर, या फिर किसी इंसान ने ले जाकर के वहां पे बीज डाला? नहीं, वो अपने आप ही उगते हैं और अपने आप ही क्या होता है, वो पूरा के पूरा गर्मी आने पर सूख जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो वेजिटेशन होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, यानी वो नेचुरली ग्रो करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से। जैसे गर्मी का मौसम आता है तो सूख जाते हैं, ठंडी का जब बारिश का मौसम आता है तो वो फिर से वापस से ग्रो करने लगते हैं। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, वो अपने हिसाब से जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं, वैसे वैसे मुझे वहां पर उस पर्वत के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर क्या देखने मिल रहा है, चेंजेस देखने मिल रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। तो यहाँ पर हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ का, इंडिया का और ब्राजील का। ठीक है, और फिर ये वाइल्ड लाइफ क्या होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कहा गया, ये देखो अनाकोंडा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे चीता, तो ये सब क्या है, ये वाइल्ड लाइफ है, यानी जंगल में रहने वाले जीव है। ये कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में ही रहते हैं ना। तो हम ये वाइल्ड लाइफ के भी बारे में पढ़ेंगे, हमारे इंडिया का, और दूसरा कौन था, ब्राजील। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब दो देशों के बारे में हमें पढ़ना है, तो अगेन हम यहाँ पे दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। यानी फर्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, फिर सेकंड पार्ट में हम देखेंगे ब्राजील का वेजिटेशन और ब्राजील का वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को आप पक्का से स्टार्ट कर ही देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंडिया की। ठीक है, अभी ब्राजील का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पहले इंडिया की बात कर ले, फिर उसके बाद ब्राजील के बारे में हम पढ़ते रहेंगे। तो देखो भाई, ये रहा आपका इंडिया का मैप, आप सभी लोग देख सकते हो। ठीक है, जिसमें नेचुरल वेजिटेशन को दिखाया गया है। तो मैं अगर आपको बताऊं, तो इंडिया में ना कितने टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो टोटल 5 टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं जरा देख लो। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये हमारे देश में अगर आप देखोगे ना, तो ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि ये वाले यहाँ पर देखो, इसके पीछे का कारण है, जैसे ये जो अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन पाए जा रहे हैं ना, इसका कारण है, जैसे मैंने आपको अभी बताया एक एग्जांपल कि मेरे सामने वाला जो पहाड़ है, जो मेरे घर के इधर से दिखता है, वहां पे हरा हो जाता है बारिश के सीजन में, और फिर गर्मी के सीजन में सूख जाता है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार के वनस्पतियां क्यों पाई जाती है, इसके पीछे का कारण है, जिसमें से सबसे मेन कारण क्या है, बारिश। ठीक है, सबसे मेन फैक्टर इज बारिश, यानी कि रेनफॉल। ओके, तो यहाँ पर देखो, वेस्टर्न घाट के इधर ज्यादा बारिश होती है ना, इसीलिए देखो यहाँ पे हरे भरे वन पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं। जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, लगभग यहाँ पे 2000 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के जो वन है वो पाए जाते हैं। कौन से, एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो यहाँ पर, और कहाँ पर है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी ठंडा मौसम रहता है। इसके अलावा यहाँ पर भी बारिश होती है ना ज्यादा। ठीक है, और फिर ये शिलोंग वगैरह का यहाँ पे तो होगा ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, क्योंकि वहां पे भी ज्यादा बारिश होती है। तो देखो, जो ज्यादा बारिश वाले इलाके हैं वहां पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं, जी बिल्कुल मिल रहा है, बोलो हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट देखेंगे, यानी कि पर्णपाती वन। ठीक है, मतलब वो फॉरेस्ट जिसके अंदर जो पेड़ होते हैं ना, जो ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना एक सीजन में, एक विशेष जब सीजन आता है ना, तो उसमें अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, डिसीडियस फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है भाई, यहाँ पर पाया जाता है, जहां पर थोड़ी कम बारिश होती है, यानी ठीक ठाक बारिश हो जाती है। ठीक है, देखो ये वाले एरिया में सबसे ज्यादा, तो जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, और जहां पे थोड़ी कम बारिश होगी, ठीक है, लगभग 1000 mm से लेकर के 1000 नहीं, लगभग आप 2000 तक ले लो। ठीक है,
2000 mm तक जहां पे बारिश होती है ना, वहां पे डिसीडियस टाइप का फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन है ना, नॉर्थ इंडियन प्लेन, यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप का जो फॉरेस्ट है वो पाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे थॉर्नी श्रब्स की बात करेंगे, यानी कांटेदार झाड़ियां। ठीक है, थॉर्नी यानी क्या होता है, कांटेदार झाड़ियां। अब ये कहाँ पर पाई जाती है, तो जहां पर कम बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है, वहां पे इस प्रकार के जो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं, थॉर्नी श्रब्स पाए जाते हैं। जैसे कि इस वाले एरिया में आप देख सकते हो, है ना, ये कलर मैच कर रहा है कि नहीं, देख लो, ये मैच कर रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर थॉर्नी श्रब्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हिमालयन फॉरेस्ट, तो हिमालयन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाएंगे भाई, हिमालय में, देखो, है ना, हिमालयन फॉरेस्ट यहाँ पर ये पाए जाते हैं, बराबर। फिर उसके बाद कोस्टल फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाएंगे, तो कोस्ट के किनारे वाले हिस्से में, ये देखो, कोस्ट के किनारे वाला जो हिस्सा रहेगा वहां पर कोस्टल फॉरेस्ट जो है वो पाए जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को। चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं और इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको ऐसे मोटा मोटी बता दिया कि इसमें 5 टाइप के फॉरेस्ट हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कौन कौन से, एवरग्रीन, डिसीडियस, थॉर्नी, हिमालयन, कोस्टल फॉरेस्ट। ठीक है, आइए इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम जल्दी से देख लेते हैं फटाक से। यस, तो यहाँ पर देखिए, जहां पर क्या होता है कि 2000 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है और जहां पर सनलाइट एकदम पर्याप्त मात्रा में, एबंडेंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में पहुंच पाती है, वहां पर हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और एवरग्रीन फॉरेस्ट की ना एक खास बात होती है कि यहाँ पर जो लीव्स होती है ना बच्चों, वो कैसी होती है, वो ब्रॉड होती है और ग्रीन होती है, यानी यहाँ की जो लीव्स है वो एकदम हरी भरी होती हैं और चौड़ी चौड़ी होती हैं। ठीक है, एंड द ट्रीज हैव हार्डवुड, मतलब जो ट्रीज होता है, ठीक है, इसकी लकड़ियां कैसी होती है, हार्ड होती है, आप समझिएगा, भारी भी होती है, बराबर। और कैसी होती है दोस्तों, तो और होती है ड्यूरेबल, यानी कि टिकाऊ होती है। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज पाए जाते हैं ना, उनका उपयोग करके अलग अलग प्रकार के जो फर्नीचर वगैरह है ना वो बनाया जाता है। जैसे शीशम का अगर मैं बात करूँ तो शीशम का लकड़ी का यूज करके बेड वगैरह बनाए जाते हैं, दरवाजे भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं भाई, देख लो जरा, महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, रबर हो गया। ठीक है, ये सभी वहां पर पाए जाते हैं हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ठीक है, एंड इसमें बस ट्रीज ही नहीं पाए जाते बल्कि क्रीपर्स भी पाए जाते। क्रीपर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, लताएं। लताएं मतलब क्या होता है, देखो वो पौधे जो ना किसी सहारे के, मतलब सहारे को लेकर के ऊपर चढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, करेले का झाड़ आप सभी लोगों ने देखा होगा, करेला ऐसे पेड़ पे नहीं उगता, बल्कि उसकी क्या होती है, क्रीपर्स होते हैं, लताएं होती है, वो ऐसे चढ़ता है। अगर करेला आप लगा रहे हो ना, तो आपको उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट देना होगा, तभी जाके वो ऊपर चढ़ पाएगा और फिर क्या होगा, करेले में से करेला उगेगा। ठीक है ना, तो ये बात हो जाती है कि यहाँ पे क्रीपर्स भी पाए जाते हैं। और ये जो हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी काफी ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है, यानी अलग अलग प्रकार के एनिमल्स वगैरह आप देख सकते हो एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ठीक है, तो इतनी बातें आप सभी लोगों को याद रहेंगी। जहाँ पे 2000 mm से ज्यादा बारिश होती है, सनलाइट अच्छे से पहुंचती है, वहां पे इस प्रकार के फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। इसकी लकड़ियां, यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी लकड़ियां कैसी होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, हैवी होती हैं और कैसी होती है, मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और जो हमारा दूसरे टाइप का फॉरेस्ट था विच इज डिसीडियस फॉरेस्ट, इसकी बात करते हैं। तो जहां पर बारिश होती है 1000 mm से लेकर के 2000 mm तक, वहां पे डिसीडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। एंड समझिएगा, इन ड्राई सीजन में क्या होता है, जब ड्राई सीजन आता है ना, मान लीजिए ड्राई मतलब सूखे वाला सीजन, तो ये लोग क्या करते हैं, सुनो, जो ट्रीज होती है ना वो अपनी पत्तियों को गिरा देती है। क्यों गिराती है, क्योंकि इनकी जो मतलब इनकी पत्तियों के थ्रू इवोपरेशन होकर के इनका पूरा पानी सूख ना जाए, इसीलिए वो गिरा देती है। यानी देखो, जैसे पत्तियां रहेंगी तो क्या होगा, इवोपरेशन होगा, तो पत्तियों की मदद से जो ये है क्या कहते हैं, वाटर जो है ना पूरे पेड़ का, वो सूख करके ऊपर जाएगा। अब बारिश तो हो नहीं रही है, एकदम बारिश खत्म है, बारिश है ही नहीं, और इवोपरेशन के थ्रू वो पूरा पानी ऊपर चला जाएगा, तो पेड़ तो बेचारे सूख जाएंगे ना। इसीलिए यहाँ पे ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन बनाया गया है कि ये अपनी पत्तियां जब ड्राई सीजन आता है तो गिरा देती हैं और रेनफॉल में वापस से उगाती हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, किस किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं भाई, तो टीक, बैम्बू, बांस आप लोग को मालूम होगा, बनियन बरगद का पेड़, पीपल तो आप सभी लोग जानते हैं, है ना, पीपल की हमारे यहाँ पे पूजा भी की जाती है। पीपल एक ऐसा पेड़ है जिसका मतलब जो ऑक्सीजन हमें देता है 24 घंटे। और एक बात बताऊं, हर एक इंसान को पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए क्योंकि उससे बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। तो अगर किसी को श्वास की बीमारी है तो यस वहां पे जा सकता है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में वो मिलता है ना, इसीलिए।
ठीक है, चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, चलो डिसीडियस फॉरेस्ट भी हमने देख लिया, अब आगे चलते हैं और समझते हैं। देखो जहाँ पर 500 mm से कम की बारिश होती है, बराबर, और वहाँ पे कैसा ड्राई समर होता है, यानी समर भी कैसा होता है, सूखा सूखा, वहाँ पर हमें किस टाइप के पेड़ देखने के लिए मिलते हैं, किस टाइप का फॉरेस्ट, थॉर्नी एंड श्रब टाइप का जो वेजिटेशन है वो वहाँ पे पाया जाता है, यानी श्रब्स यानी क्या होता है, झाड़ी जैसा, ओके, और थॉर्नी यानी क्या, कांटेदार, जैसे हम देखते हैं ना नागफनी, आप लोगों ने देखा होगा नागफनी कैसा होता है, उसमें कांटे कांटे होते हैं, जैसे बबूल, ठीक है, खैर भी आप लोगों ने देखा होगा, ये सब कुछ कैसे होते हैं, कांटेदार वृक्ष होते हैं, ठीक है, तो वो पाए जाते हैं हमारे कौन से फॉरेस्ट में, थॉर्नी टाइप का जो फॉरेस्ट है यहाँ पर, जहाँ पर 500 mm से भी कम की बारिश होती है, क्योंकि ये सारे ऐसे पेड़ है ना जिनको कम पानी की जरूरत है, तो जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे ये वाले पेड़ उगाते हैं। तो इसके जो लीव्स होते हैं ना भाई, वो कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज, ठीक है, साइज में स्मॉल होते हैं, और कुछ तो झाड़ ऐसे होते हैं जिसमें पत्तियां ही नहीं होती, वही स्टम ही होते हैं, वही हरे भरे होते हैं, वहीं से वो पूरा काम होता है खाना बनाने वगैरह का, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिएगा यहाँ पे, इसको आप क्या पढ़ोगे भाई, केचू, ठीक है, थोड़ा अजीब नाम आपको लगेगा लेकिन इसको केचू पढ़ेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं खैर, एक पेड़ होता है, ठीक है, जो इस वाले फॉरेस्ट में पाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अकेसिया, फिर उसके बाद यहाँ पे खेजरी हो गया, ये सभी ना पेड़ों के नाम है, ट्रीज के नाम है, याद रखिएगा। एंड वैरायटीज ऑफ कैक्टस लाइक एलोवेरा एंड अगेव, इसको क्या पढ़ोगे, अगेव, ठीक है। तो ये सब कुछ पाए जाते हैं किसमें, तो ये दूसरे जो तीसरे टाइप का फॉरेस्ट है ना हमारा, थॉर्नी श्रब्स फॉरेस्ट, थॉर्नी श्रब्स, ठीक है, वहां पर पाए जाते हैं, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा और कुछ समझते हैं। तो देखो जो हमारे स्वैम्पी एरियाज होते हैं, यानी जो दलदल वाले इलाके हैं, और जहाँ पे एस्चुरीज या फिर लगून्स पाए जाते हैं, एस्चुरीज का मतलब आपको पता है ना, मैंने पहले बताया था, जहाँ पर नदियाँ सागर से मिल रही हैं और डायरेक्ट मिलती हैं बिना डेल्टा बनाए, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, एस्चुरीज कहते हैं। लगून्स हम किसको कहते हैं, तो जो हमारा सैलिन वाटर का लेक टाइप का होता है, झील, ठीक है, लेक टाइप का, यानी चारों तरफ से, मान लीजिए समुद्र के बीच में कहीं पर एक मान लीजिए गड्ढा हो गया, उसमें पानी इकट्ठी हो गई, किनारे किनारे पे तो बालू है लेकिन बीच में क्या भर गया है, पानी भर गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लगून्स कहते हैं, ठीक है। तो स्वैम्पी एरियाज, एस्चुरीज एंड लगून्स नियर कोस्टल एरियाज हैविंग सैलिन सॉइल्स एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड, यानी यहाँ पर इस वाले इलाके में कैसा वेजिटेशन पाया जाता है, तो कोस्टल टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंग्रोव्स के आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, और सुंदरबन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, मैंग्रोव्स या फिर सुंदरबन आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे डेल्टा बनता है, नदियां और समुद्र एक साथ मिल रहे थे बे ऑफ बंगाल के पास, वहाँ पे सुंदरबन पाए जा रहे थे, यानी मैंग्रोव्स के पेड़ की बात की जा रही है, ठीक है, तो ये पाए जाते हैं। चलो भाई यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम किसके बारे में समझेंगे, और ये भी समझ लो कि यहाँ के जो ट्रीज होते हैं ना, वो कैसी होती है, इनके लकड़ियां कैसी होती है, ऑयली होती है, लाइट यानी हल्की होती है, और ड्यूरेबल भी होती है, ठीक है। चलो अब हिमालय की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हिमालय फॉरेस्ट भी हमने देखा था। अब देखो भाई, हिमालय कोई इतना नीचे तो है नहीं, हिमालय काफी ऊंचा है, ठीक है, तो इसके ऊंचाई के आधार पे यहाँ पे अलग अलग फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अलग टाइप के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, ये मध्य वाले भाग में, सेंट्रल वाले पार्ट में अलग टाइप के, और जो नीचे वाला टाइप है, नीचे वाला है ना, यहाँ पे अलग टाइप के जो पेड़ है वो पाए जाएंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए इन इंडियन हिमालयाज 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड के आधार पे यहाँ पे 3 टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देखिए जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर है भाई, वहां पे सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड, यानी वो ट्रीज पाए जाते हैं जिनमें सीजन के हिसाब से फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, अब उसके ऊपर एक सीजन है कि इसी सीजन में यहाँ पे फूल उगेंगे, तो वैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं एकदम ऊपर वाले हिस्से पे। फिर जो सेंट्रली वाला पार्ट है ना, सेंटर मीडियम एल्टीट्यूड पे है, यानी जो बीच में आ रहे हैं, वहां पे कैनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे कि पाइन हो गया, देवदार हो गया, फर हो गया, ठीक है, तो ये सारे ट्रीज पाए जाते हैं। कैनिफेरस कैसा होता है, वो कैनोपी टाइप का, यानी ऐसे, ठीक है, ऐसे वाले पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे जैसे हमारा क्रिसमस ट्री होता है ना, वैसे कैनिफेरस टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं। और समझिएगा जो फुट हिल्स है, यानी नीचे वाला, जैसे हिमालय है तो ये तो इसका मिडिल वाला हो गया, ये ऊपर वाला हो गया, फिर ये जो फुट हिल्स है यानी नीचे वाला, यहाँ पे मिक्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसमें देखिएगा कैनिफोरस ट्रीज इंक्लूड होते हैं, इसके अलावा डिसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। कैनिफोरस और डिसीडियस ये यहाँ पे फुट हिल्स में पाए जाते हैं, यानी नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोपोर्शन ऑफ साल ट्रीज है ना, देखो साल नाम का भी एक पेड़ होता है, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये था आपका किसका,
इंडिया का वेजिटेशन जो मैंने आपको पढ़ा दिया, बस इतना ही पढ़ना है, ये मैप याद कर लेना, कहाँ कहाँ पर कैसे होता है देख लेना, और बाकी ये जो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों इसको भी पढ़ लीजिएगा, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। चलो हमने यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन तो समझ लिया, अब हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर हम वाइल्ड लाइफ की बात कर लेते हैं। हमारे इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा हम उससे क्या है समृद्ध है, यानी हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स लोग पाए जाते हैं। तो कौन कौन से टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं आइए जरा हम समझते हैं। देखिए इंडिया इज ऑल्सो अ मेगा डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ के अगर मतलब उसको कंसिडर करके हम समझे तो इंडिया में अलग अलग टाइप के जानवर लोग पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई कौन कौन से पाए जाते हैं। सुनो, जो हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट है वहां पर, अब अंडरलाइन करते जाना, वहां पर पाया जाता है हाथी, एलिफेंट्स। एलिफेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट में। फिर एक सींग वाला राइनोसोरस, मतलब क्या हुआ, राइनोसोरस का मतलब क्या हुआ, राइनोसोरस, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन यही है। इसको हम क्या कहते हैं, गेंडा, ठीक है। राइनोसोरस को हम क्या कहते हैं, गेंडा। तो एक हॉर्न वाला, हॉर्न यानी क्या होता है, सींग, तो एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है भाई, तो ये पाया जाता है असम के दलदल वाले इलाके में, जो दलदल भरा इलाका है, मार्शी एंड स्वैम्पी लैंड, ठीक है, स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड, यानी वही कीचड़ वाला जो इलाका है वहां पे ये पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। मैं कहने वाली थी कुछ और। चलो फिर यहाँ पे देखिएगा, वाइल्ड एस, एस का मतलब आप जानते हो ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डोंकी टाइप का, ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद कैमल्स, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये एरिड लैंड्स में पाए जाते हैं। एरिड लैंड का मतलब क्या हुआ, यानी जो सूखा प्रदेश है वहां पे पाए जाते हैं ना। कैमल कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान वाले डेजर्ट में पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो सूखा प्रदेश है, एरिड लैंड है, ठीक है। फिर स्नो लेपर्ड और याक, ये कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, और यहाँ पे देखिएगा, आर फाउंड इन स्नो कैप्ड रीजन ऑफ हिमालयाज, यानी हिमालय में जहाँ पे बर्फबारी होती है ना वहां पर ये पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड और याक पाया जाता है, ठीक है। फिर इंडियन बाइसंस हो गया, रुको मैं थोड़ा इसको ऊपर करूं, सुनो, इंडियन बाइसंस, डियर, फिर एंटेलोप्स, देखो इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, ये भी एक प्रकार का जानवर है। यहाँ पे ना अभी कुछ जानवरों के नाम ऐसे हैं जो आपको मालूम भी नहीं होंगे, तो अब इसके लिए आपको गूगल पे जाकर के इनकी एक एक की तस्वीर देखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी नाम आप याद कर लो, ओके, नाम ही आपसे एग्जाम में बोलेगा लिखने के लिए, तो सुनते चलो, ये सारे जानवरों के नाम है, एनिमल्स के नाम है, ठीक है। तो एंटेलोप्स हो गया, फिर मंकीज हो गए, ये सब पाए जाते हैं पेनिनसुलर रीजन में। पेनिनसुलर रीजन क्या है, तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारा पेनिनसुलर रीजन है ना, पढ़ा था ना हमने, इंडिया के 5 डिवीजन हमने पहले ही देख लिए थे, फिजियोग्राफिक डिवीजन। इसलिए मैं कहती हूँ कि लाइन से पढ़ते हुए चलो, जब मालूम रहेगा तभी तो आप आगे की चीजें समझ पाओगे, वरना सोचते बैठोगे। सोचो जिसने 3rd चैप्टर नहीं पढ़ा वो सोचेगा ना, हे प्रभु ये पेनिनसुलर रीजन क्या है, उसको तो समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन जिसने पढ़ा है उसको वो तो तुरंत समझ जाएगा। हाँ, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। एंड सुनिएगा, विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर टाइगर और लायन ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। चलो तो ये बात आप देख लीजिएगा। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये तो हमने जमीन पे रहने वाले जानवर देखे, अब कुछ पानी में भी रहते हैं, समुद्र के अंदर भी रहते हैं, जरा देख लो। देखो रिवर्स हो गए, एस्ट्रीज हो गए, और जो कोस्टल एरियाज हैं ये क्या है, ये बहुत सारे टर्टल्स मतलब आपको पता है ना कछुआ वगैरह जो होते हैं, क्रोकोडाइल्स और गैवियल्स यानी कि घड़ियाल, ठीक है। क्रोकोडाइल और घड़ियाल आपको एक जैसे दिखेंगे, बट दोनों का जो माउथ का शेप है ना उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए इनके नाम भी अलग अलग है, क्रोकोडाइल और घड़ियाल, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स आर द शेल्टर्स ऑफ वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लाइक देखो अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे बर्ड्स भी पाए जाते हैं, जो वेटलैंड्स हैं है ना, वो क्या है, वो शेल्टर है यानी घर है, किसका, वेरियस वैरायटी ऑफ बर्ड्स के, जैसे कि पीकॉक, फिर इंडियन बस्टर्ड, ओके, इंडियन बस्टर्ड के बारे में आई थिंक तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा क्लास 6 में। फिर उसके बाद किंग फिशर, ये ना सभी बर्ड्स के नाम है, पीजेंट्स, फिर डॉग्स हो गया, अच्छा और क्या, और देखिएगा यहाँ पे पैराकिट्स, बिल्कुल, फिर यहाँ पे देखो क्रेन्स, पिजन्स, है ना, ऑल दिस स्पेसीज मेक इट अ लैंड ऑफ यूनिक हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ओके। यानी आप सोच सकते हो हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, इतने सारे अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जा रहे हैं, पक्षी पाए जा रहे हैं, और इसके अलावा समुद्र में रहने वाले जीव भी हमारे यहाँ पर पाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, ये सब कुछ, ठीक है। चलो तो हमारे देश के पास भाई
नेचुरल वेजिटेशन भी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 5 प्रकार के फॉरेस्ट भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन एक परेशानी है। क्या परेशानी है दोस्तों? तो ये परेशानी है कि जो लोग हैं ना, है ना, इंसान का जो ग्रीडीनेस, मतलब क्या कहते हैं उसको, लालच। ओके, जो इंसान का लालच है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है ना। कैसे? क्योंकि लालच के मारे लोग क्या करते हैं, जो जानवर हैं, एनिमल्स लोग हैं, उनका ऐसे गैर कानूनी तरीके से उनकी खरीदी बिक्री हो रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसमें धीरे धीरे करके कमी आ रही है। ओके, और जो हमारी सरकार है, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, वो इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये जो वाइल्ड लाइफ है इनको खत्म होने से बचाया जा सके, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं हमारी सरकारें जो है वो नेशनल पार्क्स बना रहे हैं, अलग अलग सेंचुरीज बना रहे हैं, ताकि हम वाइल्ड लाइफ को अपने प्रोटेक्ट करके रख पाए, इनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर Many species of wildlife are on the verge of extinction from India because of poaching, pollution, rapidly occurring deforestation। मतलब क्या हुआ इसका? देखो, बहुत सारे स्पेसीज ऐसे हैं जो अब खत्म होने की कगार पर हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ पोचिंग। पोचिंग यानी क्या होता है भाई? मतलब गैर कानूनी तरीके से खरीदी बिक्री होती है जब जानवरों की, उसको कहा जाता है पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। जो हमारी चिड़िया होती हैं अगर आप शहरों में जाओगे आपको ये चिड़िया वगैरह कुछ देखने मिलेंगी नहीं, ठीक है ना। और अगर वहीं आप गांव में चले जाओ तो ची ची करती चिड़िया आती रहती है ना। वहां पे आपको कोयल की भी आवाज सुनने के लिए मिलेगी, लेकिन आप शहर में चले जाओ नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि शहर में सारे पेड़ पौधे सब काट दिए, अब चिड़िया बेचारी रहे कहाँ, है ना। तो ये पॉल्यूशन की वजह से रैपिडली अकरिंग डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, वनों की जो कटाई हो रही है, ठीक है, तो ये सब कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं। पहला तो इंसान का लालच भाई, पोचिंग, पॉल्यूशन, फिर रैपिडली अकरिंग डिफॉरेस्टेशन। तो इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आ रही है वाइल्ड लाइफ के ऊपर। जैसे एग्जांपल चीता हमारे यहाँ पे अब खत्म होने के कगार पे, समझ लो खत्म ही हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास करते हैं, नेशनल पार्क को सेटअप करते हैं, फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं, बर्ड सेंचुरीज बनाते हैं, ताकि हम क्या कर सके, जो हमारे यहाँ पे बायोस्फीयर है उसको हम प्रोटेक्ट करके रख पाए, हमारे वाइल्ड लाइफ को नुकसान ना हो, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, यहाँ पे एक नेशनल पार्क शब्द आया है, यहाँ पे सेंचुरी आया, दोनों का मतलब क्या होता है? देखो, नेशनल पार्क और सेंचुरी दोनों को आप सिमिलर बोल सकते हो, ऑलमोस्ट तो सिमिलर ही है। जहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूँ तो कोई एक पर्टिकुलर, मान लीजिए प्लेस जो है ना, वो गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, कि यहाँ पे वो बस जानवरों के लिए ही रहता है, ठीक है, तो उसको हम नेशनल पार्क कहते हैं। सेंचुरी भी कुछ ऐसा ही है कि वही एक प्लेस जो है वो जानवरों के लिए रखा जाता है और वहाँ पे लोग जाते हैं थोड़ा घूमने के लिए, पशु पक्षियों देखने के लिए, तो ऐसे होता है। तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही आप समझ सकते हो, क्योंकि दोनों का मेन उद्देश्य क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाना, जानवरों को बचाना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने इंडिया का वेजिटेशन भी पढ़ लिया, वाइल्ड लाइफ भी पढ़ लिया, और इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है कंप्लीट। अब हमें पढ़ना है ब्राजील का वाइल्ड लाइफ और उसका वेजिटेशन, तो ये हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।